लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी। एक आध लेक्चर हम बेसिक्स पे और स्पेंड करेंगे, लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि हम चैप्टर नंबर जो 7 है, जो विंड से रिलेटेड है, विंड पावर सिस्टम्स, उसको स्टार्ट करें ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। फिर मीनवाइल बेसिक पे एक आध लेक्चर में और देखूंगा कि कहाँ पे उसको मैनेज करना है, राइट। सो चैप्टर नंबर जो 7 है, वो फुल फ्लेज जो है वो विंड पावर के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि जो विंड टरबाइन्स होती हैं उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी क्या फिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो बेहतर रहेगी, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर जब विंड के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है, जब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में लेके जाना है, तो जो विंड से काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आपके ब्लेड्स को मूव करवाएगी। हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन उसके साथ होता है। उसकी क्या एफिशिएंसी है, और क्योंकि ब्लेड्स आपने विंड टरबाइन की जो शेप है वो आपके माइंड में होगी, कुछ स्लाइड्स के अंदर भी हमने गो थ्रू की। तो ब्लेड्स के अंदर डेफिनेट सी बात है, स्पेस होती है, एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड के दरमियान डिस्टेंस होता है। नॉर्मली 2 ब्लेड टरबाइंस या 3 ब्लेड टरबाइंस, राइट, तो उनके अंदर एक डिस्टेंस मौजूद है। जब हवा ने उसको कट करना है तो लाजमी नहीं कि सारी की सारी जो हवा है, जो एयर है, वो फुली हिट करेगी प्लेट्स के ऊपर। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हम देखेंगे, ठीक है। और जब भी हम कोई ना कोई सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई थ्योरेटिकल मॉडल अवेलेबल होता है, राइट। तो विंड के केस में भी है। इसी तरह जब सोलर को स्टडी करेंगे तो उसकी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, इन चीज़ों को हम कहते हैं मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, यानी कि जो आप अज्यूम कर रहे हैं या जो थ्योरी के थ्रू आपने कुछ एजम्पशंस करके प्रूव की हुई चीज़ें, प्रैक्टिकली जब उसको इंस्टॉल किया जाता है उसके अंदर सम हो थोड़ी बहुत कमी बेशी आती है, राइट। ये भी इसमें देखेंगे। फिर हमारे पास मुख्तलिफ डेटा शीट्स होंगी कि अगर विंड की ये स्पीड हो तो क्या पावर मिलेगी, क्या एनर्जी मिलेगी, ईयरली बेसिस के ऊपर कितनी एनर्जी मिलेगी, और क्या डेटा होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर डेफिनेट सी बात है, एयर की कोई ना कोई सर्टेन स्पीड होगी जहाँ पर विंड टरबाइन काम करना शुरू करेगी। और ये भी हो सकता है कि एक बहुत तेज़ जो हवा है, जिस तरह लाइक थंडरस्टॉर्म वगैरह या तूफान टाइप का सिस्टम है बीच में, तो हो सकता है कि वो क्रैक भी कर जाए, ठीक है। और अगर उसमें वो चल रही होगी तो उसके ब्लेड टूट भी सकते हैं, उसके प्लेट भी, उसकी जो सॉरी पोल जो है वो भी टूट सकता है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जहन में आते हैं, यानी कि इनको भी स्टडी करेंगे कि फिर उसको क्या रुकवा देना है, वो हम देखेंगे। उसको ब्रेक्स के थ्रू सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी वर्किंग को रुक जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने थ्रू न्यूमेरिकल, थ्रू थ्योरी, थ्रू प्रूव्स एक बहुत डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। तो हमारे काफ़ी हद तक जो विंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे कि विंड से कैसे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर हम सोलर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो करंटली विंड से रिलेटेड सेटअप है, जो कि विंड से इलेक्ट्रिसिटी का है, ये माइट भी हमें ये फील हो रहा हो कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इससे पहले विंड को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शायद मैंने कमेंट किया हो कि जब हम बात कर रहे होंगे एनर्जी की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने हर चीज़ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेनी, ठीक है। हर चीज़ से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा मुराद नहीं, कोई भी जो हमारा पर्पज़ है वो उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर आप देखें तो ये शिप्स के, अगर एक शिप है उसको बजाय कि आपने जनरेटर के थ्रू या किसी और मैकेनिज़्म के थ्रू अगर एनर्जी देनी है, सो अगर कोई विंड टरबाइन का ऐसा सेटअप लगा लिया जाए कि उसके ऊपर एयर हिट करे, और जो शाफ्ट वगैरह जहाँ से आपने या जो भी सेटअप आपने लगाना है, ठीक है, शिप्स के अंदर वो आप एयर से एनर्जी ले लें। या जब आप किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स है ना, हमारे पास व्हीट है, उससे आपने आटा वगैरह जब बनाना होता है या कोई और क्रशिंग करनी होती है, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। पंपिंग वाटर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है।
या मशीनरी, कोई और मशीनरी है जिसने मैकेनिकल एनर्जी लेनी है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम ये था, दैट वाज द अर्ली यूज़। तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रिकल की सेंस में यूज़ हुई 1891 में। दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास एक वे है, राइट। और अभी डेफिनेट सी बात है, रिन्यूएबल के जो एडवांटेजेस वगैरह हमने डिस्कस किए हैं उसकी वजह से इसकी जो यूजेज है वो बढ़ते गए। अगर आप हमारे पास होपफुली कोई ना कोई ग्राफ ज़रूर आएगा एनर्जी जो एसोसिएशन है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस पर एक रीज़नेबल जो अमाउंट है विंड से रिलेटेड वो यूज़ हो रही। और शायद हमें ये लगता होगा कि बहुत कम पावर में यूज़ होती, तो अभी जब आप न्यूमेरिकल में भी देखेंगे या कुछ टर्बाइंस की शेप जब आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि एक हैवी अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो विंड टर्बाइन से प्रोड्यूस की जा सकती है। अगर लेट्स से आप यहाँ पर देखें तो 1.25 मेगावाट जो विंड टर्बाइन है उसका ज़िक्र है। ये ब्लेड्स का जो डाया है, जब ब्लेड्स घूमते हैं, ठीक है, तो वो कितना डाया कवर कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। ये टाइप मेंशन है कि टू ब्लेडेड है, राइट, दो ब्लेड है उसके अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें मेंशन होंगी, ठीक है। एक एवरेज स्पीड भी होती है, लेट्स से एक बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे वो चल रही, और एक ऐसी स्पीड आएगी जब ख़तरा है आप उसको बंद कर देंगे। दरमियान में एयर की कोई ना कोई एवरेज स्पीड भी होती है, उस पर भी हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो इन डिटेल हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर आप ये देखें ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड टर्बाइंस, ठीक है। सो ये ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आप, आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन लूँगा, जो कि वर्टिकल साइड पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो गीगावाट्स के अंदर है, राइट। सो 0, 50, 100, 150, 200, 250, ये गीगावाट्स के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टिल 2011, राइट। ग्राफ जो पिछली हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि थ्रू ग्राफ्स आपके पास मेंशन था एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से कि रिन्यूएबल कितना कवर कर रही है, या विंड कितना कवर कर रहा है, या कोल कितना कवर कर रहा है, राइट। सो थोड़ी हेल्प करेंगे ज़रा, ये क्या वैल्यूज़ मेंशन है, यानी कि अगर 2011 तक की उसकी स्टडी है तो रीजनेबली कितनी जो अमाउंट है वो विंड कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द एनर्जी। सर 240। ठीक है, करें जी 240। और अगर आप यहाँ पे भी देखें जो उसने एनालिसिस किया हुआ है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट हैज़ बिन ग्रोन, ठीक है, उसमें जो फैक्टर है बाय फैक्टर ऑफ 10 ओवर द लास्ट डेकेड, यानी कि आखिरी 10 सालों को उसने कंपैरिजन किया तो 10 टाइम्स ये 10 के फैक्टर से जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। ये खैर 2011 तक एनालिसिस था, डेफिनेट सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ इट्स 2020। सो बहुत एक रैपिड चेंज है टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज। और जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वो कोल से डाइवर्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एशिया के अंदर कोल की बेस पे सेटअप लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है या बहुत ज़्यादा हम एडवांस नहीं हैं इस तरह की चीज़ों में कि हम फुली तौर पर यूटिलाइज़ कर सकें चीज़ें। सो जो बाहर से हमें टेस्टेड या रिकमेंडेड फिर जो चीज़ें होती हैं वो हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट वाज द जो भी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अ सम हाउ हिस्ट्री है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं ताकि हमें क्या उसको कहते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव रहें, या हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि एटलीस्ट वाई वी आर स्टडिंग दिस। अगर आप यहाँ पर देखें तो चाइना का यानी कि डिस्कस किया, द मोस्ट रिमार्केबल चेंज ड्यूरिंग द डेकेड वाज द इमर्जेंस ऑफ चाइना ना। उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी लास्ट 5 ईयर में, ये 2011 तक की सारा कंपैरिजन है,
2.6 गीगावाट थी 2006 में और 63 गीगावाट 2011 में। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि किस तरह से जो वर्ड है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल, टुवर्ड्स द विंड। और इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिबल विंड की स्पीड। अगर विंड की डेफिनेट सी बात है, स्पीड उतनी है तभी शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये भी इसी तरह, ये अब कंट्री वाइज है कि कौन सा कंट्री क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। और ये चाइना की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट पे सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना की है, राइट। ये 2011 का एडिशन लिखा हुआ कि 2011 में विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर्स क्या क्या एडिशन हुई है, सिर्फ उस साल में क्या क्या चीज़ें ऐड अप हुई। तो सबसे मेजरली जो कंट्रीब्यूट करा दैट इज़ चाइना, देन यूएस, जर्मनी, स्पेन, इंडिया, यूके, फ्रांस, सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो जहाँ पे थोड़े थोड़े सेटअप्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये आपके पास परसेंटेज के अंदर है, वो गीगावाट्स के अंदर थे, ये फ्रैक्शंस के अंदर है, परसेंटेज के अंदर है कि क्या क्या एनर्जी जनरेशन हो रही है कंट्री वाइज। ओके जी। अगर अभी आप देखें तो आपके सामने आई होप्स हो कि कुछ विंड टर्बाइन की शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं? जी सर। ठीक है। सो इनमें कौन से विंड टर्बाइन है जिसकी पिक्चर आपने देखी हो या जिससे ज़्यादा दोस्ती हो या जो अच्छी टर्बाइन आपको लग रही है? ए वाली, बी वाली या सी वाली? सर ए वाली। ए वाली लग रही, ठीक है जी। अच्छा, उसकी क्या खासियत है, यानी कि पसंद करने की वजह से, या अमूमन पिक्चर ऐसी होती है? हाँ। सर देखिए ऐसी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, ए में क्या है कि ए का जो नेम भी है दैट इज़ अप विंड। अच्छा, ये नीचे HAWT लिखा हुआ है या यहाँ पे भी HW या यहाँ पर VAWT, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की वजह से है। ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का एब्रीवेशन है, दैट इज़ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का एब्रीवेशन है, राइट। सो पिक्चर नंबर अगर ए के अंदर देखें जिसको आप अप विंड कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एयर है, राइट, वो ब्लेड्स के ऊपर आके हिट करती, फिर उसने पोल वगैरह से टकराना है, जिस पोल से जिस पोल के ऊपर आपके पास ब्लेड्स का सेटअप लगा हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक ये वर्ड मेंशन है नेसल का, ठीक है। तो अभी हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये जो सारा आपके पास विंड टर्बाइन की शाफ्ट और जनरेटर्स और जो वायर्स और इस तरह का सारा सेटअप है वो नेसल के अंदर होता है। ये एक तरह का विंड टर्बाइन का जो हेड है वो है, और इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ये एक केसिंग टाइप है। अभी इसकी ओपन पिक्चर भी देखेंगे कि इसके इंटरनली क्या होता है, राइट। सो दैट इज़ द नेसल। यहाँ पर विंड जब आकर हिट करेगी, तो आप मेरी बात को अगर गौर करें, जो मैंने पहले बात की थी कि सारी की सारी लाजमी नहीं है कि जो विंटर माइन सॉरी विंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो कुछ एक्सट्रैक्ट होगी, कुछ जो है वो पहले नेसल को हिट करेगा या पोल को हिट करेगा, फिर जाकर ब्लेड्स वगैरह को हिट करेगा, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। कॉमनली जो यूज़ हो रही है दैट इज़ अप विंड। अब ये जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है, इसमें कुछ थोड़ा सा जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा हो, फिर हम देखते हैं, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या सी के अंदर आपको जो देखने में लग रहा है। सर इसमें मेरे ख्याल से ये विंड रोटर से टकराएगी, रोटर के घूमने से आगे वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
और कोई कमेंट भी? अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है ना, कि ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं, ये एक सर्टेन हाइट के ऊपर होती है। अभी हम देखेंगे शीट्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। 40 मीटर की लेट से हाइट पे, कोई 50 मीटर की हाइट पे, कोई 70 मीटर की हाइट पे इस पोल की बात करो। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो पिक्टोरियल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट फील्स लाइक कि यहाँ पर उस तरह से पोल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ऐसे फील हो रहा है जैसे आपने ग्राउंड के लेवल पे या किसी बिल्डिंग के ऊपर या लेट्स से किसी माउंटेन के ऊपर आपने ये सेटअप लगाया। अक्सर आपने टेलीकम्युनिकेशंस के टावर देखे होंगे, जो प्रॉपर्ली ज़मीन पे लगा होता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो अगर आपने किसी माउंटेनियस एरियाज़ में लगाए हुए या किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया हो, तो वहाँ पर टावर की उतनी हाइट नहीं होती। वो बिल्डिंग की हाइट को ही यूज़ कर लिया जाता है और टावर की हाइट बिल्कुल कम होती। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि एक तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और ये फिर लोकली बिल्डिंग्स वगैरह के करीब जो है वो इंस्टॉल किया जाए। अच्छा, जब विंड की बात है कि बिल्डिंग्स के करीब इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्डिंग के करीब से अब ज़हन में आता होगा कि वहाँ पर हवा नहीं लगती होगी या इस तरह का, तो पहले फिज़िबिलिटी हमने बनानी है कि विंड अवेलेबल कहाँ पे होगी, कहाँ पे सूटेबल स्पेस है। ठीक है? ये नहीं है कि 4 बिल्डिंग्स बनी और दरमियान में उसके एक रोड है छोटी-सी या गली है तो उसके अंदर हम रख दें। ऐसी बात नहीं, जहाँ पर एक रीज़नेबल स्पेस हो लेकिन स्टिल हमें हाइट नहीं रिक्वायर, फिर इसके डैमेजेस का वो प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। फिर इसकी पोल की कंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छा, इसमें सारा सेटअप नेसल के अंदर होता है। इसमें ये आपके पास नीचे सेटअप है, ठीक है? ये जिसके ऊपर लिखा हुआ गियर बॉक्स जनरेटर, ठीक है? ये उसी तरह रोटर के ब्लेड्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, विंड टकरा रही है, ठीक है? और ये आपके पास सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए वायर्स हैं। इनकी जो पावर होती है ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स की, इनकी पावर बहुत कम होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसकी पावर नहीं होती, ठीक है? छोटे लेवल्स के ऊपर, कम पावर के ऊपर, कम वॉट्स के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन है। मैक्सिमम जो पावर एक्सट्रैक्ट आप करते हैं वो आप विंड टर्बाइन्स के साथ आप करते हैं, ठीक है? और कम पावर की वजह से या ये इसमें आप ऐसे एरियाज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे हवा की स्पीड कम है। ठीक है? तो वहाँ पर ये छोटे लेवल के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर ये आप सेटअप कर लेते हैं। ओके, ये एक इंटरनल आपके पास जो विंड टरबाइन है उसकी पिक्चर है कि उसके अंदर क्या-क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरह का सेटअप है आपके पास, ठीक है? ये पहले बीच में जो शाफ्ट मूव कर रही है उसको रोटर का नाम दिया हुआ, ठीक है? और ये ब्लेड्स के ऊपर आपके पास विंड आकर हिट कर रही है। अच्छा, ये अगर आप सेटअप देखें यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है यहाँ पे ब्रेक का ना, ठीक है? तो ब्रेक के अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया भी था, सम टाइम ऐसा होता है कि हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे ये सारा जो सेटअप है उसके क्रैक होने का या उसके जो है ना वो ख़त्म होने का अंदेशा होता है कि टूट ना जाए, ये इस तरह का सेटअप होता है। तो ये ब्रेक्स के थ्रू जो है, जो ब्लेड्स है उसकी मूवमेंट को रुकवा दिया जाता है, ठीक है? ब्लेड्स की, तो उसको रुकवा दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेक्स यूज़ की गई हैं ताकि कोई इस तरह का इंसिडेंट अकर ना हो। फिर जब डेटा शीट्स होती हैं तो उसके अंदर भी मेंशन होता है कि कितनी स्पीड से ज़्यादा इसको नहीं चलाना और कौन-सी स्पीड के ऊपर इसने काम करना शुरू कर देना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। अब आपने मशीन्स वगैरह के अंदर ये भी देखा होगा कि एक सर्टेन टॉर्क रिक्वायर होता है किसी भी चीज़ को रोटेट करवाना। तो ब्लेड्स का जो वेट है या रोटर को मूव करवाने के लिए जो फ़ोर्स रिक्वायर है, जो टॉर्क रिक्वायर है टर्निंग फैक्टर ऑफ फ़ोर्स के लिए, वो फिर स्पीड के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशंस होती हैं और मैन्युफैक्चरर जो है वो डेटा शीट
जो है वो पेश करता है कि यहाँ लेट से 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर ये काम करना शुरू करेगी, 6 मीटर पर सेकंड के ऊपर ये काम करना शुरू करेगी। ठीक है, सो इस सेंस में हमारे पास सिनेरियो होता है। अगर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जी लो स्पीड शाफ्ट, उसके बाद देखिए गियर बॉक्स है। तो कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर भी सम हो आपने थोड़ा बहुत गियर सिस्टम्स को स्टडी किया हो था, अगर नहीं भी किया तो आपने बाइसिकल के अंदर देखा होगा या गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि एक छोटे गियर से बड़े की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हम गियर नंबर ऑफ गियर्स की जो है वो तादाद उसकी बढ़ा रहे होते हैं। जब हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए यानी कि अगर गाड़ी ने ज़ोर ज़्यादा लगाना है या लेट से कोई स्लोपी आपके पास रोड है या हाइट पे आपने जाना है या उस पे वज़न ज़्यादा है या जब बिल्कुल आगाज़ में चलाते हैं तो फर्स्ट गियर के ऊपर ये सम हो, तो ये मैनेजेबल है कि अगर ब्लेड्स कम भी स्पीड आपको प्रोवाइड करें तो थ्रू गियर्स आप उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गियर्स के थ्रू उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखें ये योर ड्राइव्स लिखा हुआ है, तो होता क्या है कि सम टाइम सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से ये देखें अनीमोमीटर। ठीक है, अब अनीमोमीटर का यहाँ पर क्या काम है, ये शायद किसी ने देखा हो, ये जो वेदर वाले हैं ना उनके ऊपर ये 3 लगी होती है। ये ऐसे फ़ील होता है जैसे हमारे यहाँ देसी सेंस में हम बर्तन यूज़ करते हैं ना सालन के लिए, कॉली टाइप की जो शेप बनी होती है। वो ऐसे आपने वेदर का रडार अगर कहीं लगा हो या सम टाइम मॉस्क पे भी मैंने कुछ मसाजिद पे भी देखा जो कि बहुत ओल्ड बनी हुई। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, एक तो आपको विंड की स्पीड बता रहा है कि हवा की स्पीड कितनी है, क्योंकि डेफ़िनेट सी बात है टरबाइन को कौन बताएगा कि हवा ज़्यादा हो गई है और आप ब्रेक्स के थ्रू इसको कट कर दें। ठीक है, रुकवा दें। तो ये डेफ़िनेट सी बात है थ्रू सेंसर्स ही डिसाइड होना है। तो एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एनीमोमीटर जो है वो स्पीड बता देगा। सेकंडली इसका काम है विंड की डायरेक्शन। अक्सर आपने देखा है ना, आप कहते हैं कि यार हवा चल तो रही है, हमें नहीं लग रही, या बाहर हवा चल रही है लेकिन रूम में नहीं लग रही और रूम की विंडो भी हमने ओपन की है, उसकी डायरेक्शन वो सेम नहीं होती ना। जिस रुख पे आपका विंडो या डोर है, जो वेंटिलेशन का आपका सेटअप है, उस तरह की एयर की जो डायरेक्शन है वो नहीं है। सो जो ब्लेड का ये अगला सिरा है, ये वाली जो चीज़ जो है वो, ठीक है, तो ये आपके पास मूव भी कर सकता है। ठीक है, ये जो टॉप वाला है, ठीक है, तो उसको पिच कंट्रोल के सेंस में कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिधर एयर का सेटअप है, जैसे सोलर के अंदर आप जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग के थ्रू या एलडीआर सेंसर्स लगा के, ठीक है, ट्रैक करते हैं कि सूरज ने एक पूरे एक ऑर्बिट के अंदर रहना है, सुबह मशरिक से मगरिब उसका एक पूरा एक्सपेक्ट कि यहाँ से निकला और फिर गुरूब हो रहा, और वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। तो आप मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी कोशिश होती है कि सोलर सोलर पैनल का जो रुख है वो हमेशा सूरज की तरफ रहे। सो डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर फिर आप वर्किंग करते हैं। तो अब ये उसका जिसने करना है उसके लिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ यार ड्राइव है और या मोटर है। अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, यू आर वेल फेमिलियर कि जब आपने किसी चीज़ को मूव करना है तो डेफिनेट सी बात है आपको मोटर तो रिक्वायर होगी। लेट्स से कोई बोर्ड पे प्रोजेक्ट करता है, दे नीड अ मोटर। सोलर पैनल को करना, दे नीड अ मोटर। रोबोट वाले हैं, दे नीड अ मोटर। सो जो कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है, आप एट द एंड नतीजा ज़रा निकालिएगा सारे प्रोजेक्ट्स को सम हो करके, तो बहुत ज़्यादा कोई 80-90% उनके अंदर मोटर्स वगैरह का यूज़ हो रहा होगा, डेफिनेट सी बात। ठीक है जी। सो ये एक सेटअप है कि फिर उनको डेफ़िनेट सी बात है क्योंकि मैं जब ऑटोमैटिक की बात कर रहा हूँ, सम हो इस तरह की कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर कंट्रोल भी ऑटोमैटिक होना चाहिए। फिज़िकली तो किसी ने जाके इसका रुख जो है वो चेंज नहीं करना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक है जी। देन जब शाफ्ट है, शाफ्ट ने मैकेनिकल एनर्जी दी। ये आपने इलेक्ट्रिकल की मशीन में देखा कि आप जनरेटर लगा होता है, जनरेटर को जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो हमारे यहाँ तो यहाँ पर जो शाफ्ट होती है वो मोटर की शाफ्ट ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ पे कोई इंजन है कि उसको हम कंबस्टन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी लें फिर आपका जनरेटर चलाए, ना हमारे पास यहाँ पर हवा वाला वो सेटअप है। तो हमारे यहाँ जो मशीन्स के अंदर आपने ट्रेनर देखे होंगे वो इन कंबाइन है, पहले मोटर होती है फिर जनरेटर होता है। जनरेटर की जो
मैकेनिकल एनर्जी है वो मोटर से ही ले ली जाती है। सो वहाँ पर तो अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर को दी थी और जनरेटर इलेक्ट्रिकल ही दे रहा है, लेकिन वो सेटअप ऐसा है अपने पर्पज़ के लिए कि मोटर अगर मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करना है तो मोटर वाली आउटपुट को स्टडी कर लें, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करना है तो जनरेटर वाली को स्टडी कर लिया जाएगा। ठीक है जी। सो साथ में कंट्रोलर भी है जो कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे मैकेनिज्म को देख रहा है, क्योंकि निमोमीटर ने अगर लेट से सिग्नल दिया है जी, सपोज आपने फैल्स लगाई इफ अगर इतनी स्पीड है तो ये उसको बंद करवा दे, और इफ अगर इतनी स्पीड की लेट से जो बात कर रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरर बताएगा आपको, राइट। जी उमर हयात को क्वेश्चन। तो सही है, तो गियर बॉक्स से ये कैसे कंट्रोल होता है, मतलब पीछे कोई कंट्रोल कर रहा होता है या ये ऑटोमेटिक होता है? गियर बॉक्स जो है दैट इज ऑटोमेटिक। ये अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी वायर का अगर आप सेटअप देखें ना, यहाँ से ये जो चीज़ है ये नज़र आ रहा होगा आपको कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो ये कंट्रोल जितनी मैंने बातें की है ना कि लेट से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेट से गियर को यूज़ करना है, ठीक है, या लेट से इसने ब्रेक लगवा देनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूँ करेगा, वो कंट्रोलर जो है उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस सारे मैकेनिज़्म को जारी होंगी, ठीक है। अगर ये एंटीना की भी बात की है तो एंटीना ने भी जस्ट सिग्नल प्रोवाइड कर देना है कंट्रोलर को, ठीक है। और आगे कंट्रोलर ने डिसीजन लेना है। अब कंट्रोलर भी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, कोई आर्डिनो पे काम कर रहा है, कोई पीएलसी पे कर रहा है। तो नतीजतन जब अब अभी आप एक सेमेस्टर कर लेंगे तो फिर वो मोटर वाली बात भी ज़हन में रखिएगा, कंट्रोलर वाली भी रखिएगा, तो मेजॉरिटी कंट्रोलर के ऊपर भी 80 टू 90% जो काम है वो सारों के प्रोजेक्ट्स में कंट्रोलर ही कर रहा होगा। तो फिर आपकी यहाँ पर ये थोड़ी कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपको फ़ील होगा कि अच्छा वहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही होंगी, ये अच्छा उसके प्रोजेक्ट में कंट्रोलर क्या काम कर रहा है, उसके में क्या कर रहा है, मेरे में क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और अक्सर कंट्रोलर जो होता है ना उसने जस्ट एक 5 वोल्ट का सिग्नल, उसने जस्ट एक सिग्नल देना होता है कि एक पैगाम देना होता है। आगे अगर मोटर वगैरह भी लगाई हो तो अक्सर मोटर के ड्राइवर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ये जो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोलर सारे काम को जो है ना वो मैनेज करेगा, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर डेफिनेट सी बात है कोडिंग होगी। ये जो मैंने अभी आपको रोकने वाली भी स्पीड बताई थी, तो ये भी हमें डेटा शीट के थ्रू पता होगा, थ्रू कोड हम फिर उसमें हार्ड कोड कर देंगे, ठीक है। और वो एक जो भी टरबाइन लगाई होगी उसका कंट्रोलर उसको कर रहा होगा जो कंट्रोल, ठीक है जी। आई होप सो कि क्लियर है चीज़ें। यस सर। ठीक है। और बाकी पोल का मैंने आपको पहले बता दिया, पोल की जो हाइट है वो बड़ी मैटर करती है कि ये, क्योंकि जब जैसे जैसे आपने टॉप पे जाना है ना उसकी जो स्पीड है विंड की वो एक रीजनेबल वे में बढ़ती जाती है, लेकिन एक एक रीजनेबल हाइट पे रहना होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है वो नहीं रहा जाता, क्योंकि जितना ऊपर जाते जाएंगे फिर ब्रेकेज और इस तरह की कॉम्बिनेशन में इश्यूज होंगे। ये अगर आप देखें ये मेंशन है हब हाइट के तौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है ना, ठीक है, कि 50 टू 80 मीटर नॉर्मली जो है, ठीक है। मोस्ट न्यू टर्बाइंस वो रेटेड रफली 1 से 2 मेगावाट की बन रही हैं, लेट्स से अगर सो 50 से 80 मीटर उसकी हब हाइट होगी, जिसको हम पोल की सेंस में आपसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो हब हाइट का यूज़ किया जाएगा। ये ब्लेड्स के डाया 80 से 100 मीटर, ये हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि अगर लेट से डाया इतना है तो क्या पावर है, अगर लेट से पोल की हाइट इतनी है तो क्या पावर है, कंपैरिजन भी हम करेंगे। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ये एक लार्ज टरबाइन का भी मेंशन है कि 7 मेगावाट विद ब्लेड्स ऑफ 150 मीटर डाया, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मैं अपने स्टूडेंट को थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पे एक लिखा हुआ 150 मीटर डाया ना, और सो हमारे ज़हन में हमें फील नहीं हो रहा होगा कि ये कितना ओके एरिया होगा, क्या सिनेरियो होगा। यहाँ पर उसने कंपैरिजन के लिए ना थोड़ी सी पिक्चर मिसाल के तौर पे जो
जिसके मेजरमेंट्स के टर्म स्ट्रांग नहीं है उसको आप कहें कि ये 5 फीट है, ये 10 है, ये 100 है, वो इतनी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इमेजिनेशन के लिए नीचे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फॉर कंपैरिजन एन अमेरिकन फुटबॉल फील्ड इज अबाउट 110 मीटर फ्रॉम गोल पोस्ट टू गोल पोस्ट। यानी कि एक गोल से दूसरे गोल तक जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है, छोटा सा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे या वैसे आप ग्राउंड्स देखते हैं फुटबॉल के, वो 110 मीटर होता है एक गोल से दूसरे गोल तक। तो ये जो टरबाइन के ऊपर मेंशन है दैट इज़ 150 मीटर उसका डाया ब्लेड्स का। तो ये देखें कि ग्राउंड से भी ज़्यादा वो पोर्शन कवर कर रहा है। दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन कह लें, फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन कह लें, कि ये नहीं है कि बहुत छोटे लेवल पे टरबाइंस बन रही हैं या बहुत छोटे लेवल पे बना दी जाती हैं। अगर 7 मेगावाट डेफिनेट सी बात है, एक विंड टरबाइन से आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप फिर कोई ना कोई सर्टेन एरिया तो रखेंगे ना कि उतनी हवा को यूज़ करके आपने करना है ना, डेफिनेट सी बात है। और बहुत कम एरिया रखेंगे तो कितनी को पावर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो पावर अवेलेबल है उसी को यूज़ किया जाता है ना। और अगर आप अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको नैरो डाउन कर लेंगे, एक्सपोजर को नैरो डाउन कर लेंगे, फिर वो जो पावर जनरेशन है वो डेफिनेट सी बात है कम ही होगी। तो ये फुटबॉल का मेंशन करना ये इस सेंस में, ये अब देखें एक बड़े अच्छे वे में इंक्रीजिंग साइज ऑफ विंड टरबाइंस। ठीक है जी। डिफरेंट कंपनीज भी हैं, मित्सुबिशी की है, सीमेंस है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वेस्टास की है। ये रेटिंग्स हैं 7 मेगावाट, 3.6 मेगावाट, ठीक है। ये आपके पास हाइट है, ठीक है, कि ये हब हाइट जो पोल की लट से हाइट है 50 मीटर अलर्ट से, ठीक है जी। ये इसका जो पोल है वो ऑलमोस्ट 82 मीटर पे, इसका जो है वो पोल, इसका भी पोल को अगर देखें तो ये 100 के करीब करीब है। इसको भी मैं अगर देखूं तो ये 150 से खैर आपके पास लेस जो है वो। अब ये बीच में ब्लेड्स के डाया हैं कि क्या क्या उनका डायमीटर है, किस तरह की उनकी कॉम्बिनेशन है आपस में, ये भी उसी सेंस में, ठीक है। सपोज इसका अगर मैं सपोज करूँ 62 का डाया है, ये इसका लट से 82 का है, या 113 का है, या 164 मीटर का है, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली विंड की पावर्स हैं 7 मेगावाट, 3.6 मेगावाट, 2.3 मेगावाट, 1 मेगावाट। सो सबसे पहले पोल के थ्रू या हब हाइट के थ्रू एक रीजनेबल अमाउंट में हम एक हाइट कंसिडर करते हैं ताकि एक फिजिबल विंड की स्पीड हो, ठीक है जी। और उस फिजिबल विंड की स्पीड के अंदर रहते हुए हमने पावर को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो पोल एक रीजनेबल हाइट पे, ब्लेड्स हैं वो एक रीजनेबल हाइट में, और ये पीछे स्टैनफोर्ड का जो ग्राउंड है वो शायद मेंशन किया, ये 110 जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो इस वे में खैर अभी डेटा शीट्स भी कोई किसी की दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कोई एक डेटा शीट पे जाते हैं ताकि थोड़ा जो चीज़ें हल्की फुल्की डिस्कस कर रहे हैं उसमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर वापस आ जाए।
अच्छा, अब इसमें देखें तो इसमें कुछ क्लासेस भी बनी हुई कि स्टैंडर्ड विंड पावर क्लासिफिकेशन, विंड की जो पावर क्लास है 50 मीटर की, लेट्स से क्लास 1 पे एवरेज विंड स्पीड जो है वो एट 10 मीटर पे जो है ना 10 मीटर की हाइट के ऊपर कितने मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। या फर्दर क्लासिफिकेशन है विंड टरबाइन के लिए, लेट्स से क्लास 1 की टरबाइन है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की, फिर उनकी ऑपरेटिंग जो एयर की स्पीड है वो आपस में जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, कोई 50 मीटर हाइट पे है, कोई 80 मीटर के ऊपर है। या बस बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते चलें जी। इसमें अगर आप देखें तो एग्जांपल ऑफ विंड टरबाइन की ये वेस्टास कंपनी की, ठीक है, जो डाया है दैट इज़ 164 और ये रेटेड पावर है किलोवाट्स के अंदर 7000 किलोवाट, ये 3000 किलोवाट, ये सुजलॉन की 2100, ये डाया है जी ब्लेड्स का। ठीक है, अब ये देखें विंड स्पीड जीरो के ऊपर अगर हवा जीरो नहीं चली, एक और कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखिए 2 तक कोई भी जो है ना वो काम नहीं करी। ठीक है, हवा चल रही है लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ टू रोटेट द ब्लेड्स। और डेफिनेट सी बात है, ब्लेड्स नॉट रोटेटिंग, शाफ्ट नहीं वर्क करेगी और शाफ्ट के पास एनर्जी नहीं है तो जनरेटर की आउटपुट नहीं होगी। लेकिन 3 पे देखें, 3 पे कुछ ने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, इसकी ज़ीरो है, इसने नहीं स्टार्ट की, इसने 20, इसकी भी 20, किसी की 10 है, किसी की 4 है, राइट। सो और उसके बाद अगर जाकर देखा जाए तो फिर कट ऑफ स्पीड जिसको फर्लिंग स्पीड कहते हैं जहाँ पर एंड करवा दिया जाता है, ये देखें 21 के बाद इनको कट करवा दिया गया, इन सारों को भी कट करवा दिया गया और इनको माइट बी 25 के बाद जाकर। और फिर एक और चीज़ देखें कि 7000 की आपने क्या उसको कहते हैं टरबाइन लगाई थी, लेकिन 7000 आपको मिलने नहीं लगा था स्टार्ट में। 120 है जी, 480 है 5 पे, 6 पे 950 है किलोवाट और इस पे कोई 3700 किलोवाट है, 5 के करीब है, 6 के, 6.5। ये देखिए 15 पर जाकर 15 मीटर पर सेकंड की वो फिजिबल स्पीड है जिसके ऊपर जो रेटेड पावर है वो आपको मिलने लगी। ठीक है, ये वो स्पीड है जिसके ऊपर आपको उसकी फुल पावर मिलने लगी और ये वो स्पीड है मिनिमम जब उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, तो इनको भी हम डिटेल में देखा करेंगे कि ये कौन सी स्पीड है, लेट्स से कि जिसके ऊपर उसने वर्किंग स्टार्ट की, कौन सी स्पीड है जिसके ऊपर आपको रेटेड पावर मिली और कौन सी स्पीड है जिसके ऊपर कट ऑफ यानी कि स्पीड जिसके ऊपर आपने उसको कट करवा दिया। तो ये 3 के अंदर हम मोस्टली इंटरेस्टेड रहेंगे कि ये 3 वो पैरामीटर यानी कि स्टार्टिंग, हाईएस्ट और एंडिंग। ठीक है, तो ये जो 3 है मैकेनिज्म, इनके थ्रू हम इंटरेस्टेड रहेंगे। आई होप सो इस पे देख लें कोई फॉर योर इंटरेस्ट, अगर इस पे यानी कि कोई क्वेश्चन वगैरह, तो ये थोड़ा सा एक वो बैकग्राउंड होगी। अभी कुछ टर्बाइन्स की आपको पिक्चर भी दिखाई थी, फिर नेसल के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी डिस्कस की हैं, कुछ थोड़ी और डिस्कस हम अभी यानी कि स्टिल वी विल डिस्कस। तो इस तरह का सिनेरियो आपके पास होता है। फिर जब कोई न्यूमेरिकल हो या किसी कंपनी से परचेज करनी हो तो ये फिर उसका ब्रांड है, ये रेटेड पावर है, ये उसका डायमीटर। अच्छा, और जो मैं ये बात कर रहा था कि ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू या कंट्रोलर को बता देंगे या यूं कर देंगे, तो ये देखें यहाँ पर मेंशन है कि वहाँ पर मेंशन कर दिया जाए कि अगर लेट्स से सुजलॉन के लिए या जनरल इलेक्ट्रिक के लिए अगर मैंने इंस्टॉल की हुई है विंड टरबाइन से परचेज की हुई है, तो अगर तो खुद से उन्होंने कोडिंग किया दैट्स फाइन। तो 21 के ऊपर आप जो है वो कट ऑफ स्पीड है, कंट्रोलर को सिग्नल चला जाए कि ओके जी ब्लेड्स की मूवमेंट को रुकवा दिया जाए, तो थ्रू ब्रेक्स ब्लेड अब मूव नहीं करेंगे। और जो नेचुरली तौर पे अब साफ ज़ाहिर डिज़ास्टर है या कोई भी अगर चीज़ है, तो कुदरती तौर पर जो हवा चल रही है या कोई अगर आफत आती है तो उसको तो अब टरबाइन ने या कुछ नहीं करना ना, टरबाइन स्टिल एग्जिस्ट करेगी। हाँ, ये हो सकता है टरबाइन की अपनी वर्किंग को स्टॉप करवा दिया, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो छत के ऊपर जो पेडिस्टल फैन है या इस तरह के जो पंखे हैं वो हम बंद कर देते हैं कि यार पंखा गिर ना जाए या सम हो। ठीक है, बहुत एक हैवी किस्म का साउंड भी प्रोड्यूस होने लग जाता है। एनी हो,
कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं, राइट। सो यहाँ पर ब्लेड ने खुद ही मूव नहीं करना। सो जो कंट्रोलर के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है या कुछ करना होता है, तो कोडिंग या कोई भी जो प्रोजेक्ट है उससे पहले हमें उसका लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। आप भी जब रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे तो उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक जो है वो, बल्कि एक पूरा एक चैप्टर फुल फ्लेज होगा। जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज होता है ना, उसको आपने पहले रिव्यू करना होता है, ठीक है जी। सो अगर आप रिव्यू उसको करेंगे, आपको आइडिया होगा कि ओके जी टरबाइन की ये टाइप्स होती हैं, तो मैंने इसमें ये यूज़ किया, तो फिर आप बताने के काबिल भी हो जाते हैं कि ओके हमने जो टरबाइन यूज़ की है वो इस वजह से यूज़ किया, उसमें ये फीचर्स हैं। जैसे अभी मैंने 3 आपको दिखाई, और अगर किसी का बैकग्राउंड हो विंड का, तो वो पूछेगा कि आपने अप विंड क्यों यूज़ किया, आपने डाउन विंड क्यों नहीं यूज़ की, सपोज, या आपने वर्टिकल एक्सिस वाली जो है वो क्यों नहीं यूज़ की। इसी तरह सोलर पैनल के ऊपर अगर लेट से कोई काम कर रहा है, या रोबोट के ऊपर कोई काम कर रहा है, आप कोई मोटर यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट में डेफिनेट सी बात है, पूछा जाएगा कि यही स्पेसिफिकेशन के मोटर को क्यों यूज़ किया। क्या लेट से जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का बताया था, तो डेफिनेट सी बात है, पैनल या अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, तो पूछा जाएगा, या वो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ के अंदाज़ा लगाएगा कि लिटरेचर रिव्यू कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर रिव्यू मुकम्मल नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को रिव्यू नहीं किया हुआ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट किस तरह का होगा या कितना वो पुअर प्रोजेक्ट होगा। वो तो जस्ट हिट एंड ट्रायल्स यूज़ हो रहे हैं कि एक-एक चीज़ पकड़ के खुद स्टडी किए बगैर या खुद जाने बगैर बस लगाई जा रही है, जो कि फिल वक़्त ये काम निकाल दे और ये प्रोजेक्ट हो जाए, और ये एक जो 6 टार का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर इल्म उतना ही आएगा, ग्रेड की हद तक ही बस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से उसको करेंगे, थोड़ा उसको रिव्यू करेंगे, तो फिर आप उस पूरी डोमेन पे एलिजिबल होंगे। अगर किसी ने एक मोटर को लगा के रोबोट बनाया हुआ, तो होपफुली मोटर की बाकी जितनी टाइप्स हैं उन पे उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सम हो चुका होगा, एक पे ही काम करने की वजह से, क्योंकि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कहाँ से सिग्नल देना है, क्या स्पीड का मैकेनिज्म है, क्या चीज़ें। तो जब एक आप काम कर रहे हैं तो पूरी एक फील्ड कवर होती है। लेट से आपने अम्मी मैं चाहता कंट्रोलर के ऊपर लेट से एक प्रोजेक्ट नहीं आपने अगर किया ना, मतलब ठीक मैं है, चाहता तो हूँ कंट्रोलर के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है, उसका करने का मतलब ये है कि कंट्रोलर के ऊपर आपका ओवरऑल जो है ना वो अबूर आ चुका है। कोई भी जो प्रोजेक्ट अगर कोई कंट्रोलर पे कहता है, क्योंकि यार मैंने डोर को कंट्रोल करना है, मैंने लाइट्स को कंट्रोल करना है, मैंने लिफ्ट्स को कंट्रोल करना है, तो एटलीस्ट आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि ओके यार ठीक है, यूं एक इसका सेटअप होगा, यूं कुछ मैं कमांड्स दूंगा, यूं मेरा सिग्नल जाएगा। जैसे आप लेट से रोबोट को कह रहे हैं जी ओके मूव, ठीक है, यही जो डोर है ऑटोमेटिक लेट से डोर ओपनिंग या क्लोजिंग सेंसर ने सेंस किया, पीछे क्लास ले पर मूव किया, क्लास ले ठीक है, गई और आपके पास है जो डोर है उसकी ओपनिंग या खत क्लोजिंग जो ले है वो क्लास स्टार्ट हो गई, ले चेक करो ठीक है। तो उनकी ओपनिंग या क्लोजिंग मोटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मोटर उसको कैसे मूव करवा रही है। यही लिफ्ट्स का काम है, लिफ्ट का डोर ओपन क्लोज हो रहा है, लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, आपने फ्लोर प्रेस किया, तो अभी आप ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको ज़रा जहन में रखिएगा, और जो कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा होगा उसका ज़रा आप समरी ज़रा एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि 80 to 90% बैकग्राउंड के ऊपर सारे प्रोजेक्ट सेम है, एप्लीकेशन वाइज डिफरेंट है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते रहे, मैंने उनको यानी कि इसके बारे में थोड़ा गाइड किया। सो कोई भी जो अब आप काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन उसकी माइट भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अभी टाइटल से ऐसे लग रहा होगा कि ओके जी दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, लेकिन बैकग्राउंड पे जाएँ तो 60, 70, 80% सबके काम जो हैं वो एक दूसरे से मिलते-जुलते काम, एप्लीकेशन वाइज सम हो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। कुछ में डेफिनेट सी बात है मेजर डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेम है। तो इस तरह से जब हमने कोई न्यूमेरिकल करना होगा या जो कोई इंस्टॉलेशन जब होती है, तो वो फिर डेटा शीट्स, अच्छा डेटा शीट्स इंजीनियरिंग में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप कोई डायोड लेके आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे आपने देखा, आप कोई ट्रांजिस्टर लेके आते हैं, ठीक है, आप मॉसफेट पे बीजेटी पे कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो उसकी डेटा शीट्स होती है, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि इसकी क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, क्या कर्व्स बननी है, कहाँ पे इसने ऑपरेट होना है, क्या क्या इसका रीजन है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं,
तो जो इंजीनियर्स हैं वो उन्हीं डेटा शीट्स को ही यूज़ करते हैं, और फिर उनका डेफिनेट सी बात है, जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर उनकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें होती है। अक्सर आप लोगों को देखा होगा कि वो वैसे ही कह रहे होते हैं कि अच्छा यार इतने पे चलती है, या आप किसी को कहते हैं कि इसका क्या वोल्टेज है। बाज़ दफ़ा नेम प्लेट्स नहीं होती डिवाइसेस के ऊपर या अप्लायंसेस के ऊपर, तो जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको वैसे ही पता है। अगर एक एक मोटर के साथ या किसी कंट्रोलर के साथ या किसी चीज़ की सालाना सालों साल से किसी की वाबस्तगी है, तो वैसे ही उसकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो वो फिर लोग हमारे लिए रश्क के काबिल होते हैं। हम फिर उनको देखते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं कि अच्छा यार उसको काफ़ी आइडिया। तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। जिस चीज़ को भी आप वक़्त देंगे उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। चाहे वो जो-सी मर्ज़ी आप चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें। चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे नॉन इंजीनियरिंग है, चाहे रियल लाइफ़ में देखें। जब आपने टाइम किसी चीज़ को देना है तो ऑटोमैटिकली, ठीक है, उसके साथ जो अटैचमेंट है वो होगी। तो इट डिपेंड्स कि हमने कहाँ पर जो है वो अटैचमेंट करनी है। अच्छा, फिर इसमें आगे हम थोड़ा देखेंगे। अभी चूँकि मैंने आज ही स्टार्ट की, इसलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा माइंड आपका बन जाए कि क्या हमने करना है। फिर कुछ जनरेटर्स वगैरह से रिलेटेड भी हम देखेंगे कि लेट्स से अगर आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आपने ले ली टरबाइन से, तो आगे आपने जनरेटर लगाना है, ठीक है। और जनरेटर के अंदर फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर्स के अंदर आपने सारी चीज़ें पढ़ी। तो इसके जस्ट हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ही लेंगे, ठीक है, कि कौन सा जनरेटर यूज़ करना है, क्या करना है आपने। जिसकी वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, जिसकी वेरिएबल स्पीड है उस पे जो है वो गेयर्स वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। जिसकी कांस्टेंट स्पीड, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर अगर मैंने रन करना, और बैकएंड पे जो स्पीड है आपको पता है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। बैकएंड पे जो एयर की स्पीड है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैंने आगे जो जनरेटर यूज़ किया वो फिक्स स्पीड के अकॉर्डिंगली किया हुआ। तो फिर गेयर्स के थ्रू या किसी ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू काम किया जाएगा ताकि आपको एक फिक्स स्पीड का जो है वो कॉम्बिनेशन मिले। अगर आप इसको देखें सपोज, अच्छा ये वैसे पढ़ा नहीं रहा, ये जो वो जहाँ तक ठीक पढ़ाया उसी तक ही पढ़ाया, ये बाकी सारा ओवरव्यू है वैसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। अगर आप इसको देखें कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स, तो उसके ऊपर टाइप्स प्रॉपर हैं कि वेरिएबल स्पीड टरबाइंस हैं, फिक्स स्पीड टरबाइंस हैं, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायर केज इंडक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। ये सपोज वेरिएबल स्पीड के अंदर विदाउट गियर बॉक्स का कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये विद गियर बॉक्स है। तो बताया हुआ कि कौन हम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते, कहाँ पर कौन सी चीज़ फिजिबल होगी, ठीक है। उसकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन है। फिर एरोडायनामिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी बताया हुआ है कि एरोडायनामिक से मुराद ये है कि लेट्स से, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिच जो एयर की अगर डायरेक्शन नहीं है, या एयर ब्लेड्स के ऊपर कैसे आके हिट करती है और कैसे उन्होंने मूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत बताया हुआ। कौन से ब्लेड्स बेहतर रहेंगे, 2 वाला बेहतर रहेगा, 3 वाला बेहतर रहेगा। लेकिन जब इंस्टॉलेशन होती है, सारा कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये अगर आप देखें एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में हमारे पास विंड जो पावर सिस्टम है, ये जो टरबाइन आपको नज़र आ रही, ये फिर हम प्रूव भी करेंगे कि विंड के अंदर से पावर कितनी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखो ना, पावर इन द विंड, उसको हम उसका एक बड़ा एक शॉर्ट सा प्रूव है। उसके थ्रू हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी पावर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें पता लग जाएगा कि थ्योरेटिकली क्या पावर हमारे पास आती, ठीक है। सारी चीज़ें ये देखिए, इम्पैक्ट ऑफ टावर हाइट, सपोज टावर है, ज़हन में आ रहा होगा कि पोल ज़्यादा कर दे, कम कर दें, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको थ्योरी के थ्रू भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी जो है वो देखेंगे। देखें इम्पैक्ट ऑफ टावर हाइट ऑन रोटर स्ट्रेस, तो ये पूरा एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। जब उसको करेंगे फिर कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। इस वे में लास्ट टाइम तो एक ग्रुप ने किया था विंड के ऊपर प्रोजेक्ट, आई डोंट नो कि अभी कोई इस पे कर रहा है या नहीं कर रहा।
ये बेड्स लिमिट्स हैं, ठीक है। ये वो बेसिकली प्रूव होगा जो कि मैं डिस्कस कर रहा था, वो हम प्रूव करेंगे कि क्या एफिशिएंसी हमारे पास आती है। ठीक है, सो ये वो है मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 59.3% लिखी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 100% तो कभी नहीं होती। अगर हम 80% के अकॉर्डिंगली ले लें तो हमें 45 से 50% तक एफिशिएंसी मिल सकती है। तो दैट इज़ द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। प्रैक्टिकली फिर उसको देखा जाएगा कि हमें क्या मैकेनिज्म मिल रहा है। ये जस्ट एयर से काइनेटिक की सेंस में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर एक और भी होता है कि जब ब्लेड्स मूव कर रहा है तो टॉप के ऊपर कुछ और स्पीड लग रही होती है, बॉटम के ऊपर सॉरी टॉप जो उसकी होती है उसके ऊपर कुछ और हाइट है। जो ब्लेड नीचे आया होता है, साफ ज़रा मूव पूरा करना है उसने लाइक अ फैन, तो उसकी जो टिप स्पीड है या उसके ऊपर जो हवा की स्पीड हिट कर रही है वो कुछ और है। ठीक है, ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा था। कट इन स्पीड जहाँ से उसने शुरू होना होता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल जाती है या जहाँ पर उसको बंद करवा दिया जाता है। सो इस वे में भी हम स्टडी करेंगे। सो आई होप सो कि आपको अभी जो मैंने ओवरव्यू दिया इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फील हुआ होगा कि दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। ये वो बोरिंग सेटअप नहीं है कि क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आपके ज़हन में फ़ौरन से उसकी कोई ना कोई पिक्चर बन जाती होगी तो कि जिस तरह ये काम करे, जिस तरह ये स्टॉप हो रही सम हो। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस वे में हमने इंशाल्लाह इस चैप्टर को लेके चलना। ये कुछ जो बातें मैं बता रहा था आपको, इसको हम वन बाय वन ज़रा डिस्कस किया करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, या अगर कोई इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग। सर ये जो इसके फैन होते हैं सर, इनका वेट का क्या हिसाब बताइए, हैवी होते हैं कि लाइट होते हैं? नहीं, वेट तो डेफिनेट सी बात है हैवी ही होता है उसका, वो इस सेंस में कि जब आपने उसकी अगर लेंथ में ब्लेड की देखूं, जिसको आप चले दूसरी सेंस में डाया कह रहे हैं, तो अगर तो आप उसको बहुत लाइट वेट रखेंगे और इतनी लंबी उसकी लेंथ होगी तो वो तो वैसे ही टूट जाएगा। हमारे यहाँ जो बाइक या गाड़ी या रॉड जो घर में चीज़ इस्तेमाल होती है उससे हमारे ज़हन में चीज़ हमें फ़ौरन से ये चीज़ का पता होता है कि हमने क्या करना है या कंपनी ने उसको क्या बनाना है। अगर आप एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइट कर रहे हैं और इतने नाक़िस मटेरियल का ये हल्का बनाया हुआ तो वो तो चीज़ नहीं चलेगी। अक्सर आपको चीज़ मिल जाती है, कह रहे थे ये हल्की है, ये वज़नी नहीं है, भारी नहीं है, ठीक है? तो फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि उसका क्या मैकेनिज़्म है। साफ़ ज़रा इतने टॉप पे आपने लगानी है और उसको डेली बेस पे उसको उतारेंगे तो नहीं। तो जो कंपनी होती है वो प्रॉपर उसको टेस्ट करती है ना, ये मैकेनिक्स की जो चीज़ें हैं किसकी कितनी इसके ऊपर स्ट्रेस डाल के या क्या मैकेनिज़्म है, कितना बियर कर सकती है, कितना प्रेशर बियर कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी अपनी एफ़िलिएशंस होती हैं, इनकी अपनी रेटिंग्स होती हैं, इनको सर्टिफ़िकेशंस मिलती हैं। अक्सर आपने लिखा होगा ISO सर्टिफ़ाइड, इस तरह करके अक्सर कंपनियों के नीचे छोटा-मोटा मोनोग्राम आपको मिलता होगा। तो ये पूरा एक प्रॉपर फुल फ्लेज एक फ़ील्ड है, इसीलिए डेफ़िनेट सी बात है, इंडस्ट्री जो है वो इंजीनियर्स को डिफरेंट टाइप के इंजीनियर्स को हायर करती है, उनकी अपनी-अपनी डोमेन्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, फिर ये कोई क्योंकि अगर हम देखें ना तो ये कोई उस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है कि घर में एक छोटी-मोटी अप्लायंस हम लेके गए, अगर फ़ॉल्ट ही निकल आती है तो बंदा कहता है कि चलिए यार रिप्लेस कर दे, तो आप परेशान ना हो, वापस आ जाइएगा। जब आपने इतनी हैवी जो उसका वेट है या इतनी हाई टावर है उसके ऊपर जाके इंस्टॉलेशन करनी है तो फिर ये काम जो है ना वो वंस ही होते हैं, ये बार-बार इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ये कंपनी एंड पे है कि वो पूरी सारी की सारी चीज़ें इसको जो है ना वो मैनेज करती है, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा इसमें एक चीज़ सॉरी वो पूछनी थी कि ये कोई उठ कह रहे बैठने का कह रहे होते हैं, कोई कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह स्टूडेंट कर रहे तो मेरे ख़्याल से मैंने आपको बताया था कि शायद आईपीसी की कोई एक ईमेल मेरी नज़र से गुज़री थी। इफ़ सम हो कोई यूनिवर्सिटी में हो तो वो आईपीसी लैब में बैठ के
अपने उसके पास हेडफोन या साफ ज़ाहिर है वो सेटअप होना चाहिए हैंड्स फ्री का, तो वो यूज़ कर ले। ठीक है, सर तो वो ईमेल आई तो नहीं है सर? ईमेल स्टूडेंट्स को उन्होंने सेंड की, पता नहीं स्टूडेंट्स को आई हुई ईमेल है। क्यों। ये आप थोड़ा ना आई मेल हुई जरा है सर। मेल गौर से पढ़ लिया करें। एक स्टूडेंट, क्योंकि फिर वो एक अजीब सी बात बन जाती है बताने में ना। एक स्टूडेंट ने वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग कि जी मुझे एलएमएस पे भी ऐड कर दें और मुझे जो है वो ईमेल लिस्ट में भी ऐड कर दें। तो मैंने उसको चेक किया तो उसको पहले दिन से वो एलएमएस पे भी ऐड है 12 अक्टूबर से, और वो एलएमएस पे भी और ईमेल लिस्ट में भी अभी नहीं है, यहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट बनी है। सो ये एक चीज़ होती है कि वो उस ईमेल को देखना ही नहीं, उसको खोलना ही नहीं। वो तो जब उस टीचर ने देख, या अगर तो मजमे में ये क्वेश्चन होगा तो लगेगा कि वो सर तो ऐड ही नहीं करते, सर ने ऐड ही नहीं किया हुआ देखने। और अगर वो इनफरादी तौर पे क्वेश्चन होगा तो फिर भी मैं उसको देखूंगा कि अच्छा यार ये क्या मैकेनिज्म है। मैं फिर उसको, मुझे आई मेल में, मैं जब उसको ऐड करने लगा ना तो वो मुझे शो ना हो एडिशन। फिर एनी वो खैर मैंने जब देखा तो वो 12 का, फिर उसको मैंने स्क्रीनशॉट के साथ स्टूडेंट को बताया। क्या स्टूडेंट तो ओबीडिएंट है लेकिन है स्टूडेंट। तो मसला ये है कि जब आपको ईमेल्स वगैरह आती है, जब कोई बंदा बात करता है उसको एक दफ़ा रिलैक्स होके अपनी ईमेल की लिस्ट में देखें या प्रॉपर्ली देखें कि ओके चीज़ें क्या हैं। तो आईपीसी की तरफ से सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को की है तो उसी पॉइंट से ही मुझे पता चला ना, ठीक है, किसी वे से। तो उसको अगर कोई यूज़ कर सकता है वो सेटअप, और अगर उसको फिजिबिलिटी नहीं है या सामने कोई कह रहा है कि हम ग्राउंड में बैठे होते हैं एनी हो, सो वो यूज़ आप कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बस एक मालूमात थी जो कि मैंने आप तक पहुँचाई है, और मैं उसमें पहुँचाने के लिए मेरी ड्यूटी भी नहीं लगाई कि मैंने वैसे बताया कि चलिए अगर स्टूडेंट को फ़ायदा होता है तो वो कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस अटेंडेंस हो जाती है, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे नहीं पता कि आप अटेंडेंस भी आपने लगवानी है, अटेंडेंस के लिए आप आए हैं, क्या ख्याल है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ, सर।